सोचो एक ऐसा आदमी जो वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन के पैसे मैनेज करता था, जो साइंटिस्ट नहीं था लेकिन वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के रिसर्च प्रोजेक्ट का गेटकीपर था, जो इलेक्टेड लीडर नहीं था लेकिन प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और सीईओज के साथ प्राइवेट फ्लाइट में ट्रेवल करता था। इस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन। आज की वीडियो में हम क्राइम्स डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम यह समझेंगे कि एप्स्टीन बना कैसे और उसका पावर नेटवर्क शुरू कैसे हुआ। और जो लोग इस वीडियो में मेंशन होंगे उन पर क्राइम साबित होना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, प्राइवेट ईमेल्स और पब्लिक रिपोर्ट्स पर बात कर रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब क्राइम नहीं होता, लेकिन एसोसिएशन पावर को ज़रूर डिस्क्राइब करता है। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। एप्स्टीन एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली से था। उसका ताल्लुक कोई पॉलिटिकल या बिजनेस डायनेस्टी से नहीं था। एप्स्टीन एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज़ बचपन से क्लियर थी, लोगों को ऑब्जर्व करना और उन्हें इम्प्रेस करना। 1970 के मिड में एप्स्टीन ने डेल्टन स्कूल में टीचिंग शुरू की। यह न्यूयॉर्क का एलीट प्राइवेट स्कूल था जहां अमेरिका के रिचेस्ट फैमिली अपने बच्चे बेचते थे। यहां पर एप्स्टीन ने पहली बार समझा कि रियल पावर पैसे में नहीं, एक्सेस में होती है। डेल्टन स्कूल के थ्रू उसका कनेक्शन बना बेयर स्टीरन के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से, और यहां से फाइनेंस के दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। 1976 में एप्स्टीन बेयर स्टीरन ज्वाइन करता है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन कम थी, लेकिन क्लाइंट को हैंडल करने की एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। 1980 के एंड तक एप्स्टीन के जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है, लेस्ली लेस वेक्सनर। वेक्सनर एल ब्रांड का सीईओ था, विक्टोरिया सीक्रेट, बाथ एंड बॉडीज जैसे कंपनी का मालिक और अमेरिका के रिचेस्ट बिजनेसमैनों में से एक। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एप्स्टीन वेक्सनर का सिर्फ कंफर्म्ड क्लाइंट था। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपने ट्रस्ट, पर्सनल वेल्थ, फिलेंथ्रोपी सब कुछ हैंडल करने का एक्सेस दिया। 1989 में वेक्सनर के ट्रस्ट ने मैनहट्टन का सबसे बड़ा टाउन हाउस खरीदा। 1996 में जब वेक्सनर ओहियो शिफ्ट हो गए तो एप्स्टीन उस घर में रहने लगे, और फिर 2011 को ये प्रॉपर्टी $0 के ट्रांसफर पर एप्स्टीन के नाम हो जाती है। यहाँ से एप्स्टीन सिर्फ पैसे वाला नहीं, एलीट सर्कल का परमानेंट मेंबर बन जाता है। एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल सिंपल था लेकिन पावरफुल। वो खुद तो स्पॉटलाइट में नहीं आता था, लेकिन पावरफुल लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था। पॉलिटिशियन को डोनर से, साइंटिस्ट को फंडिंग से और सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंस से मिलवाता था। इस फेज में एप्स्टीन प्राइवेट जेट पर ट्रेवल करता है, कॉन्फिडेंशियल डिनर होस्ट करता है और एक फिक्सर की तरह काम करता है। आज हम बात करते हैं उन लोगों की जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड में एप्स्टीन के साथ नजर आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। 2000 के अराउंड फ्लोरिडा के मेरे लेगो क्लब में एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ नजर आते हैं। एप्स्टीन के ब्लैक बुक में ट्रंप के 14 फोन नंबर लिस्ट थे। 2002 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं। शॉकिंग बात यह है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स या प्राइवेट आइलैंड विजिट में नहीं मिलता। इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, और इनका क्रिमिनल रिलेशनशिप हम अगली दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। 2002 और 2003 के फ्लाइट लॉग के मुताबिक बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मल्टीपल ट्रिप किए। क्लिंटन के स्पोकन पर्सन के मुताबिक ये ट्रिप क्लिंटन फाउंडेशन के ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए थे, और उनके साथ स्टाफ और सीक्रेट सर्विस भी होती थी। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आइलैंड विजिट करने का एलिगेशन आता है, लेकिन क्लिंटन ने इसे डिनाई किया। हाँ, एक बात क्लियर है, एसोसिएशन डॉक्यूमेंटेड है लेकिन क्राइम लीगली क्लियर नहीं हुआ। प्रिंस एंड्रयू का एप्स्टीन के साथ रिलेशनशिप 1990 में गिस्लेनी मैक्सवेल के थ्रू शुरू हुआ। गार्डियन और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक एप्स्टीन और प्रिंस एंड्रयू न्यूयॉर्क और लंदन के सोशल इवेंट्स में अक्सर साथ नजर आते थे। 2019 के बीबीसी इंटरव्यू के बाद प्रिंस एंड्रयू ने पब्लिक रॉयल ड्यूटी से रिजाइन दिया। इस पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह रिलेशनशिप क्लोज और डॉक्यूमेंटेड थी। एप्स्टीन ने खुद को साइंस फिलेंथ्रोपी का बड़ा सपोर्टर दिखाया। MIT मीडिया लैब के ईमेल से यह पता चलता है कि एप्स्टीन बड़े डोनेशन अरेंज करवाता था। बिल गेट ने 2013 और 2014 में एप्स्टीन से मल्टीपल मीटिंग की, जिसके बारे में खुद बिल गेट ने यह कहा कि मीटिंग एप्स्टीन वाज अ मिस्टेक इन जजमेंट। एप्स्टीन सिर्फ अमेरिका एलीट्स तक लिमिटेड नहीं था। उसके अपने दावे के मुताबिक उसके कनेक्शन मिडिल ईस्ट के रॉयल सर्कल और सिलिकॉन वैली के सबसे पावरफुल सीईओज तक जाते थे। न्यूयॉर्क टाइम के सीनियर रिपोर्टर जेम्स बी स्टीवर्ट ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि एप्स्टीन ने उन्हें कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, एप्स्टीन के मैनहट्टन मैंसन में कई बार आए थे। एप्स्टीन के मुताबिक उसके घर के दीवार पर MBS की एक फ्रेम्ड फोटो भी लगी हुई है।
سمبل کے طور پر کہ وہ صرف پیسوں والا نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل کا حصہ بھی ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے، ایم بی ایس کے ریپریزنٹیٹیو نے اس کلیم پر انسائڈر کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعویٰ کنفرم ہو گیا، لیکن یہ ضرور دکھاتا ہے کہ ایپسٹین اپنے آپ کو کس لیول کا پلیئر بتاتا تھا۔ اسی نیو یارک ٹائم انٹرویو میں ایپسٹین نے ایک بار دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ 2018 میں جب ایلن مسک ٹیسلا کے فنڈنگ سیکیور ٹویٹ کے بعد ایس ای سی کے سیریس لیگل ٹربل میں پھنس گئے تھے تو مسک نے خود ایپسٹین سے کنٹیکٹ کیا۔ ایپسٹین کا کہنا تھا کہ اس نے مسک کو بیہائنڈ دا سین ایڈوائز دی اور پرومس لیا کہ یہ کام پبلک نہیں ہوگا، کیونکہ ایپسٹین اپنی 2008 کے کنوکشن کے بعد سپاٹ لائٹ سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ایپسٹین نے جیمز بی سٹیورٹ کو یہ بھی کہا، اگر یہ بات باہر آئی تو مسک اور ٹیسلا دونوں اس ریلیشن شپ کو ڈینائی کر دیں گے۔ اگست 2019 میں مسک کے اسپوکن پرسن نے انسائڈر کو یہ بات بتائی کہ ایپسٹین نے کبھی مسک کے ایڈوائزر کے طور پر کام نہیں کیا۔ وینیٹی فیئر کے 2019 کے رپورٹ کے مطابق ایپسٹین، ایلن مسک اور میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ ایک ہی ڈنر میں موجود تھے اور اس ڈنر کو ہوسٹ کیا تھا لنکڈ کے کو فاؤنڈر ریڈ ہوفمین نے۔ ڈنر کا مقصد تھا ایم آئی ٹی کے ایک نیورو سائنٹسٹ کو ہانر کرنا۔ مارک زکربرگ کے ایک اسپوکن پرسن نے انسائڈر کو بتایا، مارک اور ایپسٹین صرف ایک دفعہ ملے، وہ بھی سائنٹیفک ڈنر پر، اور اس کے بعد ان دونوں کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا۔ یہاں بھی پیٹرن وہی ہے، ایک ڈنر، ایک میٹنگ اور ایک اور لیب اور پھر ڈسٹنس۔ لیکن ریڈ ہوفمین کا ایپسٹین کے ساتھ کنیکشن یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 2014 میں ہوفمین ایم آئی ٹی لیب کے ڈائریکٹر جوئی ایتوئی کے ساتھ ایپسٹین کے لٹل ایس ٹی جیمز آئی لینڈ پر گئے۔ اس دور میں ایم آئی ٹی لیب پر یہ الزام لگا کہ اس نے ایپسٹین سے ڈونیشن لی، جبکہ اس کی پاسٹ کنوکشن پبلک ریکارڈ پر تھی۔ بعد میں جب پریشر بڑھا تو ریڈ ہوفمین نے خود کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری ایسوسی ایشن نے ایپسٹین کے امیج کو فائدہ دیا اور شاید سروائیور کے لیے جسٹس ڈیلے ہو گئی۔ ایم آئی ٹی نے 2017 میں ایپسٹین کو آرپ ایوارڈ بھی دیا، جو ڈسوبیڈینس ایوارڈ کی ٹرافی سے ملتا جلتا تھا۔ یعنی ایپسٹین صرف ڈونر نہیں تھا، وہ انسٹیٹیوشنل ویلیڈیشن بھی خرید رہا تھا۔ یہاں پر سوال یہ نہیں کہ کون جرم کا ذمہ دار ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کنوکٹڈ افینڈر سائنس، ٹیکنالوجی، پولیٹکس اور رائلٹی کے اتنے قریب کیسے آیا؟ جب 2005 میں پہلی کمپلینٹ آئی تو سسٹم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ بزنس انسائڈر کے رپورٹرز ریکی پیٹرسن اور جان کک کے مطابق یو ایس ورجن آئی لینڈ کے گورنر جان پی ڈی جونگ کی وائف سیسائل ڈی جون ایپسٹین کی کمپنی فائنینشل ٹرسٹ کمپنی کی بورڈ پر تھی، صرف بورڈ ممبر نہیں بلکہ سیکریٹری اور وائس پریزیڈنٹ کے ٹائٹل پر۔ یہ ٹینیور صرف کچھ سالوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک ڈیکیڈ کے لیے تھا۔ اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے، جب ایپسٹین پر 2007 میں پہلی بار سیکشول اسالٹ کے چارج لگے تبھی یہ بورڈ ممبر پر بنی رہی۔ اس دور کے حوالے سے یو ایس ورجن آئی لینڈ کے پروسیکیوٹر نے 2020 میں ایک لا سوٹ فائل کیا۔ اس لا سوٹ کے مطابق ایپسٹین اسی ٹیریٹری کے ذریعے بچیوں اور وومن کی ٹریفیکنگ کرتا رہا، اور ڈاکومنٹ میں ایک 15 سال کی وکٹم کا ذکر ہے جو ایپسٹین اور ادر کے سیکشول ایبیوز کے بعد لٹل ایس ٹی جیمز آئی لینڈ سے تیر کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کوئی نیٹ فلکس اسکرپٹ نہیں، یہ آفیشیل لیگل فائل ہے۔ ایپسٹین کے اسٹیٹ کی ایک لائر نے انسائڈر کو ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں کہا گیا کہ اس میں کچھ ایلیگیشن انیکوریٹ ہے۔ اسٹیٹ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کونسیل نہیں کر رہی۔ اسٹیٹ یو ایس ورجن آئی لینڈ کے لا کے مطابق کورٹ سپرویژن میں ایڈمنسٹر ہو رہی ہے، یعنی ایک طرف وکٹم کے کلیمز اور دوسری طرف لیگل ڈینائلز۔ ٹروتھ کا فیصلہ کورٹ کرتی ہے لیکن سوال سسٹم پر ہی رہتا ہے۔ ایپسٹین کا نیٹ ورک صرف پولیٹکس اور آئی لینڈ تک نہیں تھا بلکہ وہ گلوبل بینکنگ کے اندر بھی موجود تھا۔ بارکلی بینک نے 2020 میں آفیشیلی کنفرم کیا کہ ان کے سی ای او جے سٹیلے کا ایپسٹین کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن شپ تھا جو ان کے کیریئر کے ارلی ایئرز تک جاتا ہے۔ بینک کے مطابق 2019 میں میڈیا اسکرنٹی کے بعد سٹیلی نے بورڈ کو والنٹیرلی ایپسٹین کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کی ایکسپلینیشن دی۔ بارکلی کا کہنا ہے کہ دسمبر 2015 کے بعد سٹیلی کا ایپسٹین سے کوئی کنٹیکٹ نہیں رہا۔ اس ریلیشن شپ پر یو ایس کی فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی نے انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کی۔ یعنی ایپسٹین صرف سوشل لائٹ نہیں، وہ فائنینشیل ایلیٹ کا بھی حصہ تھا۔ جنوری 3، 2024 کو ایپسٹین سے ریلیٹڈ ان سیل کوڈ ڈاکومنٹس میں ایک ان ایکسیپٹڈ نام سامنے آتا ہے، ورلڈ فیمس میجیشین ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ ایپسٹین کی وکٹم جوہانا نے 2016 کی ڈیپوزیشن میں کہا کہ
वो कॉपरफील्ड से एप्स्टीन के घर में मिली। उस डिनर के दौरान कॉपरफील्ड ने एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म की। वो एप्स्टीन का फ्रेंड लग रहा था और उसने जोहाना से पूछा कि क्या तुम जानती हो कि गर्ल्स को दूसरे गर्ल्स लाने के पैसे मिलते हैं। जोहाना के मुताबिक उस वक्त सारा केलिन भी मौजूद थी। एप्स्टीन और गैज़लेनी मैक्सवेल के लिए काम करती थी और वो मुझे बहुत यंग लगी। मैं अपनी सैनिटी के लिए मान कर चल रही थी कि वो किसी दोस्त की बेटी होगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि एप्स्टीन सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं था, बल्कि वो एक जंक्शन पॉइंट था जहां पॉलिटिक्स, फाइनेंस, सेलिब्रिटी और साइंस का कल्चर मिलता था। और जब एक ऐसा सिस्टम बन जाए तो सवाल ये नहीं होता कि जुर्म होता है या नहीं, सवाल होता है कि इतनी देर तक रुका क्यों नहीं। अब तक हमने एप्स्टीन के नेटवर्क में प्रेसिडेंट, प्रिंसेस, बैंकर और सीईओज देख चुके हैं, लेकिन जनवरी 3, 2024 को जो कोर्ट डॉक्यूमेंट अनसील हुए, उन्होंने एक और लेयर एक्सपोज की, फैशन की, लग्जरी की और सेलिब्रिटी कल्चर की। इस दफ़ा जो नाम सामने आता है वो कोई पॉलिटिशियन या फाइनेंसर नहीं है, बल्कि वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी, हेयर स्टाइलिस्ट और एंटरप्रेन्योर फ्रेडरिक फेकाई। ये वही फेकाई है जिसका नाम हॉलीवुड रेड कार्पेट्स, लग्जरी सैलून्स और ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड्स के साथ जोड़ा रहा है। एप्स्टीन के एक यूज़र जोहाना ने 2016 के स्वान डिपोजिशन में एक बात डिस्क्राइब की। वो कहती है कि एक वक्त जब वो एप्स्टीन के साथ उसके घर में मौजूद थी, उसने एप्स्टीन को फ़ोन पर बात करते सुना। एप्स्टीन ने कहा कि फेकाई हाईवे में है, क्या हम उसके लिए गर्ल्स अरेंज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, ये कोर्ट डिपोजिशन का हिस्सा है, ना कि मीडिया रमर्स का। फ्रेडरिक फेकाई का एप्स्टीन से रिलेशनशिप पहले भी मीडिया पर आ चुका था। एप्स्टीन ने फेकाई के असिस्टेंट के लिए सैलून अपॉइंटमेंट का खर्चा उठाया। फेकाई के स्टाइलिस्ट एप्स्टीन के पाम बीच मैंसन पर हाउस कॉल के लिए जाते रहे और ये भी रिपोर्ट हुआ कि फेकाई ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर गैज़लेनी मैक्सवेल के साथ सफ़र किए। यानी यह कोई रैंडम मुलाकात नहीं था, बल्कि ये इस्टेब्लिश सोशल एक्सेस था। स्टेज पर एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में नाम होना कन्विक्शन नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम ये बताना होता है कि कौन एप्स्टीन के इतने करीब था, कौन उसके घर, उसके प्राइवेट जेट, उसके आइलैंड तक एक्सेस रखता था और कौन इस इन्वायरमेंट को नॉर्मल समझकर मूव ऑन करता रहा। एप्स्टीन का सबसे बड़ा वेपन पैसा या ब्लैकमेलिंग नहीं था, उसका सबसे बड़ा वेपन था नॉर्मलाइजेशन। सेलिब्रिटीज़ आते रहे, जब स्टाइलिस्ट, बैंकर्स, रॉयल, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन सब एक ही सर्कल में घूमते रहे तो बाउंड्रीज ब्लर होती चली गई। और इसी ब्लर में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जिनके पास ना पावर थी और ना ही प्रोटेक्शन। इसलिए एप्स्टीन की कहानी सिर्फ कौन गया आइलैंड पर का सवाल नहीं है, असल सवाल ये है कि इतने लोग पास थे लेकिन फिर भी इतनी देर तक खामोशी क्यों रही। हम अपनी अगली वीडियो में एप्स्टीन के क्राइम्स और आगे की कहानी बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।